नमस्कार, आप देखें लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और इस लीगल हेल्पलाइन कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े हुए कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको संपत्ति से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ ही संपत्ति से जुड़ी कानूनी समस्याओं का समाधान भी करने की कोशिश की जाएगी। भारतीय न्यायालयों में लंबित सभी मामलों में से कम 2/3 संपत्ति या संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी से जुड़े हैं। संपत्ति पर अक्सर परिवार के झगड़े होते रहते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संपत्ति का मालिकाना हक एक मानव अधिकार है और साथ ही संविधान अधिनियम 1978 में संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सभी हिंदुओं, बौद्धों, जैन और सिखों पर लागू होता है और ये उन पर भी लागू होता है जो कि इनमें से किसी भी धर्म में कन्वर्ट हुए हैं या फिर माँ बाप की शादी के बिना पैदा हुए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भारतीय मुस्लिमों और साथ ही ईसाइयों पर लागू नहीं होता, क्योंकि संपत्ति उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में कैसे मिलेगी, इसके लिए उनके निजी कानून हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तब सवालों में आता है जब किसी हिंदू की बिना विरासत, बताया जा रहा है कि जो वसीयत होती है वो छोड़े ही मौत हो जाती है और इसके बाद उत्तराधिकार कानून के नियमों पर ही निर्भर करता है। संपत्ति पर हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता मनीष रोहिल्ला जी। मनीष जी, आपको संपत्ति से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी भी देंगे। बहुत बहुत स्वागत है मनीष सर आपका इस कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले आपसे सवालों की शुरुआत करें, उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि आपका कोई भी अगर संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप सीधे फोन कीजिए और राय ले सकते हैं हमारे खास मेहमान से जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे। और उसके साथ आपको बता दें कि फोन नंबर भी आपको बता देते हैं 7065013841। और इसके अलावा एक और नंबर देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो चुका है, 8377009636। दोनों में से किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए। और साथ ही आप संपत्ति विवाद से जुड़ी हुई अगर कानूनी सलाह चाहते हैं तो इन दोनों में से किसी एक नंबर को डायल कीजिए और साथ ही कानूनी सलाह आप ले सकते हैं। तो संपत्ति विवाद से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने के लिए, कानूनी सलाह देने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष रोहिल्ला जो कि अधिवक्ता हैं। मनीष जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर ये संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है क्या? किस तरीके से, क्या आधार है इसका? प्रियंका जी, संपत्ति से जुड़े जो अधिकार हैं हमारे, उनपे पहले एक समय पे कहा जाता था कि ये एक संवैधानिक अधिकार, परंतु ये संवैधानिक अधिकार के साथ साथ अब हमारे एक जीवन से जुड़े हुए मूल अधिकारों जैसे बन गए हैं। कानून के अंदर, संविधान के अंदर इन्हें सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार कहा गया है, जो कि आर्टिकल 300A के अंतर्गत हमारे पास आता है। और उसके अलावा विभिन्न और भी कई सारे कानून हैं जिनके अंदर हमारे पास ये एक कानूनी न्याय के तहत हमारे पास एक कानूनी राइट बन के आता है। तो जहां तक हम बात करें उत्तराधिकारी कानून के बारे में, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी कानून हैं, संपत्ति से जुड़े जितने भी कानून हैं, वो सारे कानून हमारे पास एक मौलिक अधिकार के रूप में न आकर एक संवैधानिक कानून, संवैधानिक अधिकार के रूप में हमारे पास आता है। बिल्कुल। और ऐसे में जो कहा जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी में आखिर क्या क्या शामिल होता है, कौन कौन से खास बिंदु? राइट टू प्रॉपर्टी एक बहुत ही वाइड कानून है जिसके अंतर्गत हम अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकें, उस पर रहने का अधिकार, उसको बेचने का अधिकार, उस पर लोन लेने का अधिकार, उस पर किसी क्रय को करने का अधिकार, ये सारे अधिकार उस चीज में काउंट। चाहे वो हमें, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी आती है जिसको मैं खरीदता हूं तो मैं उसे बेच सकूं, मैं उसके ऊपर लोन ले सकूं, मैं उस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करा सकूं। इस तरह से कोई भी अगर कोई कानून है, कोई भी अगर हमारे पास इस तरह राइट आ रहा है, चाहे वो लेन का राइट हो, ये सारे के सारे राइट हमारे। बिल्कुल, यानी कि सारे के सारे राइट जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं। लेकिन क्या शादी के बाद बेटी अपने पिता की संपत्ति पर दावा कर सकती है? ये अधिकार है बेटी के पास? जी बिल्कुल। सेक्शन 6 जो है हमारा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत 1956 के तहत सेक्शन 6 में 2005 में अमेंडमेंट आई और जिस संशोधन के पश्चात नारी और नर, लड़के और लड़कियों को बराबर का अधिकार दिया। इसके ऊपर बहुत पहले से बहस चल रही थी, बहुत पहले से लड़ाई चल रही थी कि लड़का और लड़की जब बराबर हैं, जब हम हर जगह बात करते हैं, जब हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, तो जब उत्तराधिकारी होने की बात आए तो इसमें कोई विभाजन नहीं होना चाहिए और सबको बराबर का वो मिलना चाहिए, चाहे वो राइट्स हो चाहे वो लायबिलिटीज हो। तो सेक्शन 6 में जब संशोधन लाया गया तो सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत लड़का और लड़की को बराबर के राइट्स मिले और शादी के बाद भी एक लड़की शादी होने के बाद भी वो उतने ही राइट्स पाती है अपने पिता की प्रॉपर्टी के अंदर जितना वो शादी से पहले पाती है।
इवन अगर वो विडोड हो जाती है उसके बाद भी वो राइट पाती है। अपने पिता की प्रॉपर्टी के अंदर एक लड़की का राइट उतना ही है जितना उसके भाई का। बिल्कुल। और ऐसे में सौतेले बच्चों के प्रॉपर्टी में अधिकार और बेटी की प्रॉपर्टी में मां के अधिकार या अविवाहित मां और बच्चे के अधिकार गोद लिए हुए, जो इस तरह की जो पूरी एक प्रोसेस होता है, उस बाबत आप क्या कहेंगे? क्या सौतेले बच्चे का अपने पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार होता है? मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि उत्तराधिकारी कौन, क्योंकि बहुत बार हमें ये लगता है कि अगर हमें पिता से प्रॉपर्टी आ रही है या उनकी सेल्फ एक्वायर्ड खुद से कमाई गई प्रॉपर्टी है, उसके अंदर भी हम उत्तराधिकारी की श्रेणी में आए। तो जब हम उत्तराधिकारी होने की बात करते हैं तब हम ये कहते हैं कि एक ऐसी संपत्ति, ऐसी अचल संपत्ति, चल एवं अचल में हम अचल संपत्तियों की बात कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ऐसी अचल संपत्ति जो 4 पीढ़ियों से लगातार आ रही हो। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँ तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें 4 पीढ़ी में मैं भी आऊंगा, वो पर्सन मेरे परदादा से जो प्रॉपर्टी चलती हुई मेरे तक आ रही है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो 4 पीढ़ियों तक बिना छुई हुई लगातार आ रही हो, वो प्रॉपर्टी जो होती है वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी मानी जाती है। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी क्या है। क्यों? क्योंकि ये जो अधिनियम है, ये जो कानून है, ये हम उत्तराधिकारी की जब बात करते हैं, हम हिंदू कोपार्शनरी की जब बात करते हैं, तो हमें यह समझना जरूरी है कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी कौन है, जिसको कुछ लोग दादा लाई जमीन भी बोलते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी है? तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो 4 पीढ़ियों से लगातार आपके पास आ रही है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, फिर हम जब ये बात करते हैं कि इसके अंदर बीवी के, पत्नी के कितने हक हैं, इसके अंदर एक विधवा के कितने हक हैं, इसके अंदर माता के कितने हक हैं, क्या वो बराबर है नहीं है, इस चीज के लिए हमें दूसरी चीज समझनी बड़ी जरूरी है प्रियंका जी, कि एक क्लास 1 लीगल हेयर होते हैं, एक क्लास 2 लीगल हेयर होते हैं। 2 श्रेणियों में कानून में बांटा है। जो पहली श्रेणी है उसके अंदर कौन कौन आते हैं? ठीक है मनीष जी, इससे पहले कि आप अपनी बात आगे बढ़ाएं और इस बारे में ज्यादा डिटेल देंगे, यहाँ पे राजेंद्र हमारे दर्शक जुड़ गए हैं झारखंड से। एक बार उनका सवाल सुन लेते हैं, उनके समाधान कर दीजिए उनके सवाल का, फिर इस जवाब को आगे बढ़ाएगा। राजेंद्र जी सवाल पूछिए सर अपना। ऐसा है ना, हाईकोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, केस जी, उसमें सर्च में लीगल स्टेटस में गए हैं तो वहाँ दिखाता है फाइनल हियरिंग, तो लेकिन फाइनल हियरिंग अभी तक हुआ नहीं, इसका मतलब बताइए मेरे को। सिविल केस का मैटर है तो लीगल स्टेटस में दिखा रहा है कि फाइनल हियरिंग। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी जितने भी मुकदमे हैं राजेंद्र जी, अगर हम समझेंगे तो 1.5 साल से कोरोना की वजह से फाइनल हियरिंग में हुए मुकदमे भी सुने नहीं पा रहे हैं। तो कारण ये, चाहे वो मुकदमा फाइनल हियरिंग का मतलब है वो फाइनल बहस पे लगा हुआ है, आखिरी बहस मुकदमे, आखिरी बहस में मुकदमा है, पर 1.5 साल से किसी भी मुकदमे के अंदर फाइनल बहस नहीं सुनी जा पा रही है, और जिनमें सुनी जा पा रही है उनमें अगर फैसला फर्जी लगाते हैं तभी सुनी जा रही है, जिस वजह से आपका मुकदमा अभी पेंडिंग है। जैसे ही कोर्ट फुल स्विंग में रेगुलर मैटर्स को सुनने लगेगा, आपका मुकदमा सुना जाएगा और ईश्वर ने चाहा तो आपके हक में दिया। जी बिल्कुल। मनीष जी, यहाँ अगर बात की जाए कि कई बार देखा जाता है कि अविवाहित मां और बच्चे के अधिकार को लेकर या गोद लिए हुए बच्चों की प्रॉपर्टी को लेकर कई बार विवाद देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में इन विवादों का क्या समाधान हो सकता है? जहां तक अविवाहित माँ की बात है, तो जहां तक अगर हम बात करें कोई लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, तो लिव इन रिलेशनशिप्स के अंदर कानूनी रूप से अभी तक कोर्ट्स ने ये तो कहा है कि उनको मेंटेनेंस गुजारा भत्ता मांग सकती है, और उसके अंदर भी एक ऐसे पीरियड के अंदर लिव इन रिलेशनशिप रही होनी चाहिए, कोई 1-2 दिन की नहीं, एक समय होना चाहिए जो एक प्रूव समय हो, उसके अंदर अगर साथ रहे हैं तो मेंटेनेंस मांग सकते हैं। पर अगर इस तरह से कोई लिव इन में है तो लड़की मेंटेनेंस के अलावा प्रॉपर्टी में, संपत्ति में अधिकार नहीं मांग सकती है। जहां तक दूसरी बात यह आती है कि अविवाहित रहते हुए उस शादी से हुए बच्चों के अधिकार के बारे में, तो कानून इस बारे में पूर्ण रूप से क्लियर है कि अगर किसी ऐसी शादी से, जो कि अविवाहित रूप से हुई शादी से बच्चा हुआ है, चाहे वो कानूनी है गैर कानूनी है, उनको बराबर का अधिकार रहेगा। दैट मीन्स कि अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप रही है जिसके अंदर शादी नहीं हुई है, उसके अंदर भी अगर कोई बच्चा होता है और शादी से हुआ बच्चा है, तो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दोनों बच्चों को बराबर का अधिकार रहेगा, संपत्ति में बराबर के उत्तराधिकारी रहेंगे। जहां तक एक अविवाहित लेडी का सवाल है, एक लड़की का सवाल है जिसने शादी नहीं की है और वो अगर मांग रही है, तो उसके अंदर कानून के अंदर प्रावधान ये है कि आप मेंटेनेंस गुजारा भत्ता तो मांग सकते हैं कि आपको छोड़ दिया गया है, आपको अलग आप सकते हैं, आपके पास जीवन यापन के लिए चीजें नहीं है, परंतु आप संपत्ति के अंदर अधिकार नहीं मांग सकते एक अविवाहित।
बिल्कुल। और ऐसे में अगर ये देखा जाए कि जो खासतौर पे अगर पति की पैतृक संपत्ति को लेकर कई बार देखा कि कई महिलाओं को प्रताड़ित भी किया जाता है, खासतौर पे अगर ससुराल पक्ष की बात की जाए, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है या फिर दहेज का एक दूसरा मसला शुरू हो जाता है, लेकिन क्या उन जो ससुराल है उसकी संपत्ति पर क्या वो विवाहित महिला का अधिकार होता है, सह स्वामित्व का अधिकार होता है क्या? सबसे पहले इसीलिए मैं तब आपको बता रहा था कि प्रियंका जी, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी होता है कि पैतृक संपत्ति क्या है। एक पैतृक संपत्ति वह संपत्ति है जो 4 पीढ़ी से आई हुई संपत्ति, और अगर वो संपत्ति पति के नाम पे किसी भी स्त्री की आती है, चाहे उसको घर से निकाल दिया गया हो, चाहे वो अलग हो, चाहे वो किसी भी सर्कमस्टांस के अंदर हो, किसी भी स्थिति के अंदर हो, उसका उतना ही अधिकार है जो वो साथ रहते हुए। और साथ रहते हुए एक पत्नी का अधिकार यह होता है कि अगर मान लीजिए पति की किसी भी आकस्मिक कारण से किसी भी वजह से मृत्यु हो जाती है, तो वह एक क्लास 1 हेयर के अंदर आती है। क्लास 1 हेयर वह हेयर है जो एक ऐसा उत्तराधिकारी है जिसको सीधा इक्वल राइट मिलेगा, बराबर का हक मिलेगा। जैसे कि उसमें एक विवाहित स्त्री, अगर एक विधवा स्त्री, चाहे उसके अंदर बच्चे हो, चाहे उसके अंदर लड़का लड़की दोनों बराबर हो गए हैं सेक्शन 6 के अंतर्गत, इन सबको क्लास 1 में डाला गया। इन सब में बराबर का हक रहेगा, ये बराबर के उत्तराधिकारी हैं। अगर किसी विवाहित स्त्री को निकाल दिया गया, एक पत्नी है जिसको छोड़ दिया गया या घर से निकाल दिया गया या वो किसी भी कारणवश अलग रह रही है, तो उसको बराबर का क्या है कि वो जाके ससुराल वालों पे हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अधिनियम के अंतर्गत अपना हक मांग सकती है, और वो बराबर की अधिकारी रहेगी। जितना उसके बच्चों का अधिकार है उतना ही उसका अधिकार है। बहुत बार हम यह भी देखते हैं कि बीवी को निकाल देते हैं, विधवा को अलग कर देते हैं, बच्चों को लड़कों को रख लेते हैं या बेटी को छोड़ देते हैं, पोती को अलग कर देते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग ये जाने कि उनका कानून के अंतर्गत बराबर का हक है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो पोती है, चाहे वो पोता है, सबके बराबर के हक हैं और सबके सब बराबर के उत्तराधिकारी। बिल्कुल, यानी कि बराबर के जो उत्तराधिकारी हैं वो सभी है। ऐसे में दूसरी पत्नी के प्रॉपर्टी में अधिकार को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे भी मसले सामने आते हैं? जी, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज सबसे बड़ी ये होती है कि अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत चले, जो कि हिंदू अधिनियम है, क्योंकि हिंदू अधिनियम के अंतर्गत, जैसे कि आपने भी बताया, मैं दोहराऊंगा कि हिंदू अधिनियम के अंदर, हिंदू पर्सनल लॉ के अंतर्गत हिंदू भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, तो ये सारे के सारे इसी कानून में आते हैं। इनके अंतर्गत इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको दूसरी शादी का हक नहीं है। जैसे कि मुस्लिम्स को पर्सनल लॉ के अंतर्गत उनको राइट है कि वो एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं। इन एज फार एज हिंदू कंसर्न है, हिंदू जो है वो एक ही शादी कर सकते हैं। अब बहुत बार ऐसा पाया जाता है कि दूसरी शादी भी करनी गई होती है, दूसरी बीवी कहीं और पे होती है, कहीं नौकरी के लिए कहीं चले जाते हैं तो वहां पे दूसरी शादी कर रखी होती है। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज ये आती है कि क्या दूसरी पत्नी को यह पता था कि पहली शादी हुई है और पहली बीवी पत्नी है? दूसरी चीज ये आती है कि अगर दूसरी बीवी को नहीं पता था तो क्या उसके राइट होंगे, और अगर उसको पता था तो क्या राइट होंगे? अगर उसको पता था तो यह एक वॉइड मैरिज मानी जाए, क्योंकि कानून की नजरों में यह मैरिज वैलिड नहीं। अगर उसको नहीं पता था तो उसकी कोई गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक रिसेंटली एक जजमेंट में कहा कि एक दूसरी बीवी जिसको ये ना पता हो कि पहली शादी हुई, ये राइट जो होने चाहिए वो सेफगार्ड किए जाने चाहिए, उनको हमें रक्षित करना चाहिए। और जिस वजह से कहा गया कि एक पत्नी जो दूसरी शादी की है उसको भी उतने ही राइट्स मिलेंगे अगर उसको इस बारे में नॉलेज नहीं थी तो। ठीक है। और जहां तक कि दूसरी शादी से हुए हुए बच्चों की बात है, मैं यह भी कहना चाहूंगा साथ, दूसरी शादी से हुए बच्चों को बराबर का हक होगा जितना कि पहली शादी से हुए बच्चों। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक लाइन क्लियर हो गई है। सतीश चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयपुर से हमारे दर्शक हैं। सतीश चंद्र जी, पूछिए सवाल जल्दी से। चलिए, यहाँ पे लगता है संपर्क टूट गया है उनसे। लेकिन आपने जैसे ये दूसरी पत्नी को लेकर बाकायदा सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, उनके बच्चों को लेकर भी क्लियर कर दी हैं, लेकिन धर्मांतरण का जो प्रॉपर्टी के अधिकारों पर आखिर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इस बाबत भी कोई फैक्टर है जो काम करता है कानूनी दांवपेच में? जी बिल्कुल, इस पर स्पेसिफिक सेक्शन एग्जिस्ट करता है जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अंदर क्लियरली मेंशन करता है कि मान लीजिए अगर कोई पैतृक संपत्ति है, उसके अंदर अगर जो चौथी पीढ़ी का जो पर्सन है अगर वो धर्मांतरण कर लेता है तो उससे क्या फर्क आए। तो जहां तक धर्मांतरण करने की बात है, तो अगर सिर्फ जो पीढ़ी जिसने धर्मांतरण किया है, जैसे कि मान लीजिए
मेरे पास अपने परदादा से प्रॉपर्टी आती थी। अब मैं अगर मान लीजिए आज हिंदू हूं और मैं धर्मांतरण करके क्रिश्चियन बन जाता हूं, तो क्या मेरे अधिकारों पे फर्क पड़ेगा? नहीं। अगर जो पीढ़ी धर्मांतरण करती है उसके अधिकारों पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही उत्तराधिकारी होता जितना कि उसके भाई बहन। ठीक है। परंतु अगर आप धर्मांतरण कर लेते हैं तो आपके आने वाली पीढ़ियों को हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वो हक नहीं होंगे जो कि अगर आप हिंदू रहते तो होते। जैसे कि अगर इस केस के अंदर बात की जाए तो मेरे बच्चे, अगर मैं क्रिश्चियन बन जाता हूं तो मेरे बच्चे जो होंगे वो फिर क्रिश्चियन लॉ से गवर्न होंगे, क्रिश्चियन सक्सेशन लॉ से, पर्सनल लॉ से गवर्न होंगे और उनको वो हक नहीं होंगे, वो उत्तराधिकारी नहीं। यह एक महत्वपूर्ण चीज है। बिल्कुल, ये काफी जो फैक्टर है वो मायने करता है। झारखंड से हमारे एक दर्शक राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र जी, सवाल पूछिए जल्दी से अपना। हाँ जी, ऐसा ना 498 एंटीसिपेटरी बेल लड़के को मिल चुका है। ठीक है, उसमें क्या है कि लड़का अब एक्सपायर कर गया है, लड़के को एंटीसिपेटरी बेल मिल चुका है। ठीक है। और लड़का अभी कोरोना के दौरान उनका मृत्यु हो गया है। ठीक है। अब ये हमको बताया कि उसका केस 498 का केस खत्म हो जाएगा या उसके परिवार में जो अभी उसके परिवार को जो मेल मिल गया उसका क्या होगा? ठीक है मनीष जी। ठीक है राजन, अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जवाब इस तरीके से समझिए कि अगर आपने जो एफआईआर कराया है, राजेंद्र जी, उसके अंदर आपने किस किस को आरोपी दिखाया है? अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लड़के को आरोपी दिखाया था जो कि कोरोना की वजह से गुजर गया है, एक्सपायर कर गया है, तो इस मुकदमे के अंदर ज्यादा कुछ नहीं बचा। पर अगर आपने एफआईआर के अंदर और भी आरोपी बताए हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सास हैं, ससुर हैं, उनके खिलाफ भी था और एंटीसिपेटरी बेल का क्वेश्चन अराइज हुआ था, प्रश्न था, तो उस केस के अंदर आपका मुकदमा चलता रहेगा। जहां तक कि लड़के की बात है तो लड़का अगर अब नहीं है तो उसकी चीज के लिए, उसके लिए कैंसिलेशन या उसके लिए वो सब्सिडाइज कर जाएगा। परंतु जहां तक सास ससुर बचे हैं उनके खिलाफ अब भी 498 का मुकदमा जारी है। बिल्कुल, चार्जशीट पेश होगी और उसी के आगे बढ़ के मुकदमा चलता है। बिल्कुल। और मनीष जी, यहाँ पर एक सवाल और भी खड़ा होता है कि देखिए, पुरुषों यानी कि पति की प्रॉपर्टी में क्या हक है पत्नी का, इसको लेकर चर्चा अक्सर होती है और इस बाबत कानून भी है, लेकिन क्या मृतक पत्नी की प्रॉपर्टी में पुरुष के भी अधिकार हैं? जी, एक मृतक पत्नी जो है उसके लिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में स्पेशली सेक्शन दिया गया है, 15 में विवरण है। और अगर हम उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम ये जानेंगे कि क्लियरली कानून के अंदर दिया गया है कि अगर एक स्त्री, एक शादीशुदा स्त्री, अगर वो किसका निधन हो जाता है तो कौन कौन उसके उत्तराधिकारी हो। और उस लाइनेज में सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है कि जो उसके बच्चे हैं और जो उसका पति है वो सबसे पहले उत्तराधिकारी हो। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो उसका पति और उसके बच्चे ये उसके उत्तराधिकारी है। उसके बाद नेक्स्ट करके, जैसे हम क्लास 1 क्लास 2 में समझते हैं, ऐसे ही सेक्शन 15 के अंदर क्लियरली दिया गया है कि कौन कौन से उसके अंदर उत्तराधिकारी हैं। बिल्कुल। और ऐसे में क्या ये भी मानकर चला जाए मनीष जी कि जो विधवाओं की प्रॉपर्टी के अधिकार और साथ ही अपराधियों की प्रॉपर्टी में अधिकार, इस चीज को भी एक बार क्लियर कर दीजिए ताकि जो दर्शक जानना चाहते हैं इस बाबत उनको भी इस सवाल का जवाब मिल जाए कि विधवाओं की प्रॉपर्टी में अधिकार और साथ ही अपराधियों की प्रॉपर्टी में अधिकार। जी, जहां तक विधवाओं की प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार की बात है तो कानून इस बारे में बिल्कुल क्लियर है और वो कहता है कि एक, जैसे हम सेक्शन को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसी के अंदर आता है कि पहले पत्नी और उसके बाद विधवा, साथ। तो पत्नी और विधवा इकट्ठे सेक्शन के अंदर पूरी तरह से मेंशन रहता है कि विधवा जो है उसका अपने पति की पैतृक संपत्ति के अंदर उतना ही अधिकार होगा जितना कि अगर उसके पति जिंदा होते तो उसका। तो वो बराबर के अधिकार हक रहेगा उसका, जितना उसके बच्चों को हक आएगा उतना ही उसको हक आएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और ये कानून इस बारे में बड़ा ही क्लियर है कि एक विधवा जो है उसके हकों का पूरा संरक्षण होना बहुत जरूरी है। उसको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि अगर मेरे पति एक्सपायर हो गए हैं तो मेरे हकों की लड़ाई मुझे अलग से लड़नी पड़ेगी। दूसरी चीज, एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है ना इसके अंदर कि अगर मान लीजिए एक विधवा है और अगर वो रीमैरिज करती, अगर वो रीमैरिज के लिए स्कोप देखती, तो जैसे ही वो रीमैरिज कर लेती है उसके बाद उसके राइट्स पिछली शादी से एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है। जब तक वह विधवा दूसरी शादी नहीं करती है तब तक उसके हक उतने ही हैं जितने उसके पति जिंदा थे उस समय पर। जहां तक बच्चों की बात है तो उस शादी से हुए बच्चों का हक तो वहीं का ज्यों का त्यों रहेगा। परंतु अगर जो विधवा है अगर वो दूसरी शादी कर लेती है
तो जो उसको अपने दूसरे पति जो नई शादी से जो होने वाले आसानी हैं वो आएंगे, ना कि पिछली शादी। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत बच्चों शुक्रिया का हक जो जी, बच्चों का हक वैसा का वैसा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी इस सारी जानकारी के लिए, और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इन सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे जो कि संपत्ति से संबंधित है। और फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इनके साथ।